नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में चर्चा एक ऐसे मुद्दे की हम करेंगे आज जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थीं। उत्तराखंड विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ शक्ति परीक्षण पूरा हो गया है और इसी के साथ कई हफ्ते से चल रही सियासी गतिविधियों को भी शायद अब लगाम लग जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की औपचारिक घोषणा का कल तक इंतजार करना होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि ये फ्लोर टेस्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया है और हरीश रावत बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रही टिप्पणियां भी यही बता रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। खबर यह है कि बीएसपी ने इस परीक्षा में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर उत्तराखंड की इस राजनीतिक घटना का क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में बीजेपी से मौजूद हैं संबित पात्रा, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, मीम अफजल साहब हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के। स्टूडियो में मेरे साथ विनोद शर्मा मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर भी हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जाने माने प्रोफेसर पुष्पेश पंत, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहती हूँ। किस तरह से बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है? उत्तराखंड में तो कहा ही जा रहा है कि एमएलए ये कह रहे हैं कि उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, सिर्फ इतना ही कहा गया है। देखिए आरफा जी, आपने खुद अभी न्यूज़ पढ़ते हुए कहा कि जो औपचारिक घोषणा है वो सुप्रीम कोर्ट कल करेगी। तो स्वाभाविक रूप से जब औपचारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट की ओर से हो जाएगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि वास्तविक नतीजे शक्ति परीक्षण के क्या रहे हैं। उससे पहले हमारा कमेंट करना उचित नहीं होगा। मगर दो तीन बात यहाँ समझना होगा कि आखिर उत्तराखंड में इस प्रकार की परिस्थिति क्यों हुआ और उससे हमें क्या शिक्षा लेनी है। पहली बात है, देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस का रूल था, कांग्रेस के अंदर ही विघटन हुआ, कांग्रेस में ही दो गुटों में लड़ाई हुई और लड़ाई का कारण यह रहा था कि भ्रष्टाचार के पैसे का किस प्रकार से आवंटन हो रहा है और दूसरे गुटों की बात को सुनवाई की जा रही है या नहीं की जा रही है। इसी कारण कांग्रेस में एक गुटबाजी हुई और कांग्रेस में एक कलेश और कलह की परिस्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे में मार्च 18 को जो अप्रोप्रिएशन बिल आना था, जो कि एक मनी बिल है और जो राज्य के बजट को निर्धारित करता है, वो अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाया। देखिए, पास नहीं हो पाया ये मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि गवर्नर के पास वो सैंक्शन के लिए, गवर्नर के हस्ताक्षर के लिए गया ही नहीं। जब तक कि प्रेसिडेंट रूल लगा नहीं था वो गया नहीं था। और वो जो ग्रे जोन है जहां ये डिबेट किया गया है कि आखिर उस दिन 9 विधायक प्लस जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने अगर डिवीजन ऑफ वोट की मांग की थी तो आखिर स्पीकर ने डिवीजन ऑफ वोट क्यों नहीं दिया था। इस कारण से वहां प्रेसिडेंट रूल लगा, क्योंकि बजटरी प्रोविजंस बहुत अनिवार्य होते हैं। अप्रैल 1, 2016 के पश्चात उत्तराखंड बजट विहीन हो जाता क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल पारित नहीं हुआ था। इसलिए वहां सस्पेंडेड एनिमेशन में, डिसॉल्व नहीं किया गया, सस्पेंडेड एनिमेशन में हाउस को रखा गया। तीसरी बात, इस सारे संदर्भ में दो स्टिंग ऑपरेशन सामने आए। एक स्टिंग ऑपरेशन जिसको कि खुद हरीश रावत जी ने सत्यापित किया, ये कहते हुए कि हां मैं उस स्टिंग ऑपरेशन में था जिसमें कि खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, और दूसरा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें सत्यापना की बात तो नहीं हुई है मगर हां उसमें भी कांग्रेस के लोग खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे। ऐसे में जो स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर करप्शन कर कौन रहा था। करप्शन तो कांग्रेस के लोग कर रहे थे। लड़ाई हो कहां रही थी? लड़ाई भी कांग्रेस के अंदर हो रही थी। और इससे नुकसान किसको हो रहा था? नुकसान उत्तराखंड के जनता को अप्रोप्रिएशन बिल के नहीं मिलने से हो रहा था। लेकिन संबित पात्रा जी, आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है और सही बात है, 2 स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन यहां तो लोग कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आखिरी मोमेंट पर। नहीं, देखिए ये राजनीतिक युद्ध है। अगर किसी प्रकार का भी कोई प्रमाण हमारे दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का हमारे खिलाफ है तो जरूर उसको सार्वजनिक करें। अगर किसी प्रकार का भी इल्जाम है, अगर उनको लगता है कि कोई खरीद फरोख्त की गई है, उसका कोई सबूत है, तो वो जरूर उसको एक पब्लिक फोरम में रखें। तो क्या रेखा आर्या बिना खरीद फरोख्त के आ गई थी बीजेपी में? समाचार एजेंसी ने सामने रखा है। मैं कह रही हूं आपसे कि जी, मैं कह रही हूं क्या रेखा आर्या बिना खरीद फरोख्त के बीजेपी में शामिल हुई? देखिए, वो बीजेपी में शामिल हुई तो आप कह रही हैं ना। मुझे रेखा आर्य जी ने ना तो किसी प्रकार से घोषणा की है, ना बीजेपी ने घोषणा किया है कि रेखा आर्य जी बीजेपी में शामिल हुई है। इसलिए इससे तो हम लोग और दुनिया वाले अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल, कैमरे पे आके बोला है कि रेखा आर्य जी संबित पात्रा जी, उन्होंने कैमरे पे आके बोला है। जी चलिए ठीक है, मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ। मीम अफजल साहब, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? 2 स्टिंग ऑपरेशंस आ गए हैं, ये भी माना जा रहा था कि जितना समय बीच में मिला है ये कांग्रेस पार्टी के फेवर में गया है। आपने खरीद फरोख्त के लिए पूरी तरीके से इस वक्त को इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को जो वक्त मिला है उसमें हमको फ़ायदा नहीं हुआ।
हमको इस फायदे को कुछ करना भी नहीं था, फ़ायदा तो होना चाहिए था आवाम का। ये जो सेंटर ने गड़बड़ की है उसके नतीजे में उत्तराखंड के लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ है। अभी समित जी कह रहे थे, बात सही कह रहे थे कि नुकसान उत्तराखंड का हुआ, उत्तराखंड के लोगों का हुआ। और किसकी वजह से हुआ? वो सेंटर की वजह से हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में जो सरकार है उसके आदेशों की वजह से हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो पुरानी प्रक्रिया अभी संबित जी दोहरा रहे थे, मैं उसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। इस पर इतना डिस्कशन हो चुका है कि कान पक गए हैं सुनते सुनते, आपके भी, हमारे भी और आवाम के भी। नहीं, लेकिन मीम अफजल साहब ये देखना सिर्फ बताइए, ये है नहीं मीम अफजल कि साहब ये आने वाले बताइए, वक्त के अंदर ये भारतीय बताइए जनता कि पार्टी इससे कोई कांग्रेस सबक पार्टी सीखेगी या नहीं सीखेगी? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है? आप ये कहिए कांग्रेस पार्टी की जीत है, हरीश रावत साहब की जीत है तो समझ में आता है, लेकिन लोकतंत्र की जीत है, ये होलियर देन दाओ वाला एटीट्यूड क्यों अपनाया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें बात जो ये सुबह शायद सबसे पहला कमेंट मैंने ही किया था कि लोकतंत्र की जीत है, इसलिए कि लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग चुनते हैं, चुन करके सरकारें चलाते हैं। अगर चुनी हुई सरकार को गिराया गया और वो किसी भी तरीके से बाद में अब वापस आती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आज अनुमान आया है, तो मैं इसको कहूँगा ये डेमोक्रेसी की जीत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। हमने सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया है, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो कुछ आप कह रहे हैं कि आवाम को वहाँ के हुआ, उसके साथ साथ बीजेपी की इमेज को बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊं आरफा जी, मैं 4-5 दिन उत्तराखंड में रहा हूँ पिछले दिनों। मैंने कॉमन लोगों से, दुकानदारों से, राह चलते लोगों से, राहगीरों से बातचीत की। जाहिर है कि उन लोगों से मैंने मानना चाहा कि भाई सब क्या हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही किसी तरह के इसके अंदर कोई मुबालगारी कर रहा हूँ। मुझे जनरली लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी ने जो किया सही किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि बीजेपी ने गलत किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और हरीश रावत एक पॉपुलर आदमी हैं, बहुत अरसे के बाद उनको उत्तराखंड चलाने का मौका मिला और जिन लोगों ने उनके साथ बगावत की वो बीजेपी के इशारे पर चलिए की। ठीक है, तो एक और सर्वे, बीजेपी इस सारे सर्वे खेल के कराया अंदर जाना पूरी चाहिए, साजिश के अंदर शामिल थी। ये आम लोगों की राय थी। मीम अफजल साहब, इसलिए सर्वे मैं कराया जाना चाहिए, करा लीजिए आप और एक बड़ा करवाइए, मैं तो सर्वे तो कहता अब हूँ चुनाव में भेजिए। हो जाएगा। अभी बिल्कुल करा चुनाव के देख नजदीक लीजिए। हैं, वो सबसे बड़ा सर्वे है। संबित पात्रा जी जल्दी से जवाब बिल्कुल दीजिए, होगा। फिर स्टूडियो के मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं आरिफा जी मैं एक बात कहूंगा। हाँ, मैं बीच में जरा सी बात और कहूंगा कि जो 9 लोग बागी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से टिकट उनको दे दे और चुनाव जब लड़ने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी उन लोगों की। संबित जी, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात है, मीम अफजल साहब ने कहा कि बीजेपी ने जो किया वो ठीक नहीं किया। आप ये बताइए बीजेपी ने क्या किया? लड़ाई आपके घर में हो रही थी, बीजेपी ने क्या किया? अप्रोप्रिएशन बिल आप नहीं पास कर पा रहे थे, बीजेपी ने क्या किया? आपके लोग बागी हो रहे थे, हमारे लोग तो बागी नहीं हो रहे हैं, और आप कह रहे कि हमने उनको भड़का दिया और वो बागी हो गए। आप बताइए, आप कहते हैं कि आप एक सशक्त पार्टी है, आपका नेतृत्व बिल्कुल काबिल नेतृत्व है, ऐसे में कोई भड़का दे और लोग बागी हो जाए, और वो भी कद्दावर नेता, विजय बहुगुणा जैसे नेता वो बागी हो जाए हमारे कहने पर। देखिए, हमारा 9 लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी परिवार के सदस्य हैं। अगर वो बागी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मणिपुर, ये बाकी हर जगह कांग्रेस में हो रहा है। तभी तो रॉबर्ट वाड्रा का अब दिखा रहे हैं पोस्टर कांग्रेस के लोग। मेहरबानी रहेगी तो कुछ और जगह भी होने की गुंजाइश है। ये लार्जर पिक्चर स्टडी करने की आवश्यकता है। ठीक है जी। विनोद शर्मा जी, बताइए, वाकई कि दोनों जनता की बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जनता को लेकर काफ़ी हमदर्दी है। बीजेपी का जो स्टैंड है वो भी ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो विद्रोही एमएलएज हैं उनके प्रति भी काफ़ी हमदर्दी है कि भाई देखिए कांग्रेस पार्टी इनका ख्याल नहीं रख रही है। आपको क्या लगता है कि इस फ्लोर टेस्ट के बाद क्या ये माना जाए वाकई कि अब कांग्रेस पार्टी का एक अपर हैंड नज़र आ रहा है? देखिए, बात सुनिए, ये हो सकता है कि एक बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी को एक जीत हासिल हुई, कल फॉर्मली अनाउंस होगा, सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगा। लेकिन मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इसमें 2-3 टेक अवेज हैं। सबसे पहले कि अब 356 लगाने से पहले कोई भी केंद्र की सरकार 20 बार सोचेगी। ये तो पहले भी सोचना चाहिए था, क्योंकि बोमई केस की जजमेंट में बिल्कुल प्रत्यक्ष था कि अगर कोई अपनी मेजॉरिटी खो चुका है तो उसको फ्लोर पे ही जाके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है। हाई कोर्ट ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, सिंगल बेंच ने बात कही, डबल बेंच ने बात कही। तो ये निरंतर ये बात साबित हो गई कि आप फ्लोर टेस्ट वहीं पर करेंगे। रही बात अप्रोप्रिएशन बिल की, अप्रोप्रिएशन बिल पे किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया है।
और शायद दे भी ना कभी, क्योंकि वो 10th शेड्यूल में नहीं आती। जो जजमेंट दी गई है वो 10th शेड्यूल का जो कार्यक्रम है स्पीकर का, जहाँ पर वो एज अ ट्राइब्यूनल फंक्शन करता है, वहाँ पर फैसला दिया गया है। लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल का पैसेज जो स्पीकर ने कहा कि हो चुका है, वो उस पर कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया और ना ही कोई देने वाली जजमेंट। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उसमें गवर्नर का अप्रूवल अभी तक नहीं है और उसमें जो प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो नहीं किए गए। वो बहस आज राज्यसभा में हुई और राज्यसभा में भी जो ऑर्डिनेंस था उसको कंसिडर करने से मना किया राज्यसभा ने। उनका आज के दिन नहीं करेंगे, कल जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा जब देखेंगे, और वहाँ देखेंगे कि जो अप्रोप्रिएशन बिल असेंबली ने पास किया है उसका क्या रिजल्ट है। और अगर इट इज देयर तो फिर ये ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है। तो कल राज्यसभा में फैसला हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि छोटे प्रांत हमने क्यों बनाए थे? अटल जी के जमाने में दोबारा बने छोटे प्रांत, बताया जा रहा था कि वो प्रशासनिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिवली कोहेसिव यूनिट्स रहेंगे। लेकिन वहां पर जो आंकड़ों का खेल होता है तो लेजिस्लेचर्स उनके जो है डगमगाते रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको सरकमवेंट करना आसान हो जाता है। आप जितने भी जहां सरकारें लड़खड़ाई हैं या गिरी हैं वो छोटे प्रांत हैं, और मैं समझता हूं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एक फैसला लेना चाहिए कि आप छोटे प्रांतों को अपने कार्यकलापों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मत दें, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है। जो आपका तात्पर्य था पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है, पूरा मकसद खराब हो जाता है। पुष्पेश पंत जी, बताइए, फिलहाल कि अब चुनाव नजदीक हैं और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद अब सीधे नजर इस पर रहेगी कि चुनाव नतीजों में क्या होगा या चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक एंटी हरीश रावत फैक्शन जो है वो बाकायदा उत्तराखंड में तैयार है। वहां पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई वो कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे? बीजेपी का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने दरअसल कोई सरकार गिराई ही नहीं, क्योंकि कोई सरकार थी ही नहीं। मुझे लगता है कि दो बातें हम लोग स्पष्ट कर लें। मुझे लगता है कि मैं जो विनोद भाई बात कर रहे हैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जो बात बीजेपी कह रही है वो फैक्चुअली अपनी जगह पर शायद करेक्ट हो, नहीं करेक्ट है। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, मगर जहाँ पे गड़बड़ है वो ये है, आप ये कहें कि बगावत कांग्रेस में नहीं थी, वो पैदा बीजेपी ने की थी, ये बात वाजिब नहीं है। वहाँ फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस के नेता थे जिनको कद्दावर कहना, कद्दावर शब्द का नाजायज उपयोग है, जिनमें विजय बहुगुणा है। विजय बहुगुणा जिन हालात पर थोपे गए थे बहुत लोकप्रिय थे। प्राकृतिक आपदा के समय उनकी चमचागिरी, चापलूसी सिर्फ प्रदर्शित हुई थी। तो मेरे ख्याल में वो नेहरू परिवार के खानदानी रहे हों दरबारी, मगर उनको उत्तराखंड में कोई कद्दावर नेता नहीं मानता। उनको उनकी पिता की स्मृति पर कलंक माना जाता है। उनके पिता कद्दावर नेता थे, हेमवती नंदन जी। अब वो हों या उनकी बहन श्री हों, उन दोनों की कोई छवि पहाड़ में नहीं है, नंबर एक। उसके अलावा जो बाकी लेता है वो सब फ्रस्ट्रेटेड मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वो हरक सिंह रावत हों, वो सतपाल महाराज और उनकी पत्नी हो। तो मुझे लगता है कि इस बात को तो हम लोग भूल जाएं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं मीम अफजल साहब कि अगर ये तथाकथित कद्दावर नेता उतरे, वो भाजपा से छोड़िए, कांग्रेस से छोड़िए, निर्दलीय उतर जाएं, तो उनमें से अधिकांश की जमानत जब्त हो जाएगी। एक सेफ सीट ढूंढना मुश्किल हो गया था विजय बहुगुणा के लिए। एक बात तो से अलग कर लें, मगर इसके साथ ही हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि निश्चित रूप से जो कुछ घटनाक्रम हुआ है ये लोकतंत्र की जीत है। जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है, कि लोकतंत्र में एक पक्ष कानून के राज का है, सत्ता के विभाजन का है, संविधान में एक न्यायपालिका है, एक विधायिका है। ये आप संबित पात्रा जी से सहमत नहीं है कि चूंकि कोई सरकार थी नहीं तो उन्होंने गिराया क्या और ये आम जनता के पक्ष में? क्षमा कीजिएगा, मैं वहां तक पहुंचता हूं। एक स्कूली बच्चा भी ये बात जानता है कि विधानसभा में और संसद में पीठासीन अध्यक्ष जो होता है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने गलत किया, सही किया, संविधान का उल्लंघन किया, यदि ऐसा था तो राज्यपाल ने अपनी पहली सिफारिश में ये कहना चाहिए था कि इस प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था टूट गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया। और अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भ्रष्टाचार को मुद्दा माना जाए तो हर 5 मिनट में एक सरकार गिरानी पड़ेगी। क्षमा कीजिएगा, उसमें आरिफा जी एक और पक्ष है। दुर्भाग्य से बीजेपी का जो ये हट बना रहा, जो बिल्कुल विनोद भाई ने कहा कि एकल बेंच ने आपके फैसले को नाजायज घोषित किया, पीठ बेंच ने किया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने खुद उसको किया। तो आपने जो अगर न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या का एकाधिकार रखता है, आपने हट बना लिया कि अब ठीक है कि आपकी कानूनी हार हुई है। जो आपके एडवोकेट जनरल थे मुकुल रोहतगी साहब,
वो परास्त हुए हैं कानूनी तर्क देने में कपिल सिब्बल के और सामने क्या और ये उनके सामने। पब्लिकली मान लेना चाहिए क्या बीजेपी को? नहीं, आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, गरिमापूर्ण होगा इससे ये? बदतर हाँ। हुआ गरिमापूर्ण, तो इससे बदतर काम ये हुआ कि जिस मुख्य न्यायाधीश ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स किए थे और फैसला दिया था उसको आपने उसका ट्रांसफर कर तबादला दिया। तत्काल आपने कर दिया। तो मुझे लगता है आपकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है और भाजपा के शिखर के नेतृत्व को उत्तराखंड के बारे में जो लोग राय दे रहे हैं और शायद बहुत चीजों के बारे में, उनको न तो जनता की भावनाओं का ख्याल है और इसमें कोई संदेह नहीं कि हरीश रावत आज तक उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। उनको भ्रष्टाचार मुक्त होने का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूं, मगर उनकी कर्मठता, उनके उत्साह और उनके वो शायद गिने चुने उन कांग्रेसी लेकिन नेताओं में हैं। ये सवाल बाकी रहेंगे जरूर कि जो 2 बड़े स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं जिसमें वाकई एक को लेकर काफी इस तरह की राय बन रही है कि ऐसा हुआ कि खरीद फरोख्त हुई है, क्या वाकई इस तरह की जो पब्लिक इमेज है, जो परसेप्शन है, इससे बच पाएंगे वो? लेकिन संबित पात्रा जी ये बताइए कि यहाँ पुष्पेश पंत जी काफी जो है स्ट्रांग ओपिनियन के साथ इस बात को कह रहे हैं, और क्या अब मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात मानेंगे? वो सलाह ये दे रहे हैं कि उम्मीद ये है कि अब नरेंद्र मोदी जी और जो है सरकारें गिराने का काम नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को हर डिबेट के बीच में लाके सेंट्रल पुरुष बना के खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक प्रेसिडेंट रूल का सवाल है, जब कांग्रेस कहती है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है तो कांग्रेस को भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि कम से कम 100 प्रेसिडेंट रूल लगाए हैं उन्होंने। और जब 2005 में जजमेंट भी आया तो मैं 2 चीजें याद दिलाता हूं कि बिहार में प्रेसिडेंट रूल के कारण एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतने ऑनेस्ट प्रेसिडेंट को भी एक बार के लिए रेजिग्नेशन देने के लिए सोचना पड़ा। और हाल में ही लगभग 2-3 महीने पहले भारद्वाज साहब, हंसराज भारद्वाज, जो कि उनके लॉ मिनिस्टर थे, उनका एक बहुत बड़ा खुलासा भी उन्होंने कहा था। अभी चूंकि पुष्पेश पंत साहब सुप्रीम कोर्ट जो ट्रांसफर करती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, उसका जिक्र कर रहे थे, उससे मैं ये ड्राइव कर रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने पावर्स को जुडिशरी में जाके एक्सरसाइज नहीं करती है। जुडिशरी में कोई एक्सरसाइज करता था तो वो लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। हंसराज भारद्वाज जी ने कहा कि बिहार के केस में प्रेसिडेंट रूल के जजमेंट में मुझे कहा गया पार्टी की तरफ से कि आप जाके वाई.के. सवरवाल साहब को, कि जो कि उस समय चीफ जस्टिस थे, उनको प्रेशर डालिए कि जजमेंट हमारे फेवर में दे, वरना यू मे इवन लूज योर जॉब। तो जिस प्रकार की कमिटेड जुडिशरी की इच्छा कांग्रेस रखती थी, इंटरफेरेंस इन जुडिशरी कांग्रेस करती थी, वो लोग आज अगर कहते हैं डेमोक्रेसी की जीत हुई तो मुझे लगता है अतिरेक रहेगा, क्योंकि ये केस ऑनगोइंग है। और यह भी मैं याद दिलाऊं कि आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ है ये एक पैक्ट, अर्थात जब कोर्ट ने पूछा कि क्या फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आप तैयार हैं, तो रोहतगी साहब ने बोला हम तैयार हैं, इवन विदाउट द 9 रिबेल एमएलएज हम तैयार हैं। इस पे आपको याद होगा कि पेपर में छपा था कि कांग्रेस परेशान थी कि ऐसे तैयार कैसे हो गए, जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ एमएलएज को खरीद लिया है, वरना ये तैयार क्यों हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने कभी भी, वी डिड नॉट स्टैंड बिटवीन द लॉ एंड द ट्रुथ, हम दोनों के बीच में कभी खड़े नहीं हुए हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप में कहा, और आज भी राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने कहा है, केवल और केवल अप्रोप्रिएशन बिल का मसला था, इसलिए हाउस डिसॉल्व नहीं हुआ। किस प्रकार से पैसा उत्तराखंड को मिले, इसी का मसला था और कोई मसला नहीं। लेकिन संबित पात्रा जी, जनता की राय है, जो पब्लिक परसेप्शन है, वो वाकई इस मामले में बहुत अहम होता है। चाहे आपने कुछ किया या करने की कोशिश की, लेकिन जनता देख रही है, सुन रही है, अदालतें अपने ऑब्जर्वेशन दे रही हैं। पुष्पेश पंत जी, आप इस पर रिएक्ट करिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, संबित पात्रा जी बहुत तर्कसंगत बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब है, वो जिम्मेदार नहीं है इस पूरे घटनाक्रम के लिए। जो मैं कह रहा था मैं उसे दोहराऊंगा कि मैं भाजपा का पक्षधर नहीं हूं, मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, मैं उत्तराखंड का निवासी हूं, मुझे उत्तराखंड के हित अहित और जनतंत्र की चिंता है। मगर इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं मोदी साहब की छवि को नुकसान पहुंचता है कि वो एक ऐसी केंद्र सरकार की मुखिया है जिनके सलाहकार मनमाना घटनाक्रम संचालित करते हैं छोटे राज्यों में और शायद बड़े राज्यों में। यदि यहाँ इस तरह की शिकस्त नहीं मिली होती अदालत से, और यदि राष्ट्रपति शासन की वापसी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, तो शायद अन्यत्र भी इसको आजमाया जा सकता था। मुझे लगता है विनोद भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि इस घटनाक्रम के बाद जनतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, क्योंकि अब कोई भी सरकार, वो भाजपा हो या भविष्य में तो कांग्रेस आने की कोई उम्मीद मुझे नजर आ नहीं रही केंद्र में, मगर जो भी सरकार होगी वो 2 बार सोचेगी। संबित पात्रा जी बहुत सही, कम से कम संविधान का और देश की अदालतों का और लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाया जाए। और जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं वो बात सही है, कांग्रेस ने बड़ा अनाचार किया है, आपातकाल तो आज तक भाजपा और ये बात भी उनकी ठीक है कि इससे पहले भी जितनी बार लगाया है केरल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने लगाया। सर्वोच्च न्यायालय की राय ये है फैसलों में, विनोद भाई कानून के कहीं अधिक जानकार हैं, साफ बात है कि हर बार प्रेसिडेंट नहीं होता। आज से 20-25 साल पहले जो हुआ था वो बोमई फैसले के बाद नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कह चुका है कि बोमई फैसले से अलग अगर तथ्य होंगे
तो उसका प्रेसिडेंट बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं समझा जा सकता। तो मेरे ख्याल में ये बात हमको समझनी चाहिए कि इस बार क्या हुआ था। इस बार वास्तव में न स्पीकर ने, न राज्यपाल ने, न केंद्र ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह उतनी आसानी से किया जो होना चाहिए था। और शायद उत्तराखंड की उच्च न्यायालय ने भी अपना फैसला देते वक्त ऐसे कुछ असमित शब्दों का प्रयोग किया जिनके कारण शायद बड़ी पीठ तक जाने की जरूरत जी। विनोद जी जल्दी से। एक बात है कि एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, उसके साथ मेरा सवाल भी ले लीजिए कि क्या वाकई जो पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही है, जिस तरह से अदालतें रिएक्ट कर रही हैं, अब जो ये कांग्रेस पार्टी की जीत जैसी जो लग रही है, हालांकि अदालत का हम कल तक इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव के हिसाब से भी देखा जाए तो ये पब्लिक परसेप्शन बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जा रहा है? हिंदी की एक कहावत है, बद से बदनाम बुरा। बिल्कुल। और ये बात हर राजनेता को समझनी चाहिए। देखिए, वॉर इट्स अ बैटल ऑफ परसेप्शन। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिन एमएलएज ने आज हरीश रावत का साथ दिया है, उन्होंने ज़मीन पे जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको सही पढ़ के साथ दिया। आप इलेक्शंस के इतने नज़दीक, अब कोई दोबारा टेस्ट ऑफ ट्रायल तो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं होने वाला, 6 महीने तक नहीं हो सकता है कानून के तहत, और जब तक इलेक्शन आ जाएंगे दरवाजे पे, तो ये इतने नज़दीक इलेक्शन के अगर एमएलएज ने एक एकतरफा वोट किया है सिर्फ एक एमएलए को छोड़कर, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन पे जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ा है और उनको ऐसा लगा है कि हम हरीश रावत के साथ रहें। दूसरी बात, देखिए, बुमई केस आया था कांग्रेस के कार्यकलापों के चलते, और कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा वो आएगा भाजपा के कार्यकलापों के चलते। और हर किसी को इसमें अपने अपने लेसन ड्रॉ करने चाहिए। मुझे याद है कि जब एनटीआर की सरकार बर्खास्त की थी उस वक्त तक बुमई जजमेंट नहीं आया था, और राष्ट्रपति भवन में लाइन लगा दी थी उन्होंने अपने एमएलएस की, और राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी को वापस लेना पड़ा था वहाँ। जी जी। मैं ये मानता हूँ कि ये उतना ही, जहाँ तक लोगों की नज़र में साख गिरने वाली बात होती है, उस प्रकरण ने इंदिरा गांधी की साख बहुत बुरी तरह से गिराई। आप ये कह रहे हैं कि ये भी कई मायनों में और ये भी जो जी। प्रकरण है जो उत्तराखंड का, जी। ये विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी की साख गिरी है। ठीक है, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे हैं। मीम साहब ये बताइए, फिलहाल इसमें एक और बहुत दिलचस्प पहलू है, वो बीएसपी का सपोर्ट है कांग्रेस पार्टी को। 2 एमएलएज माना जा रहा है कि मायावती ने जो है प्रभावित किया है, और दोनों एमएलएज जो हैं आपकी तरफ गए हैं। क्या इसे उत्तराखंड के बाहर भी हम एक आवाज़ के तौर पर देखें? क्या वाकई ये माने कि कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की तरफ चलता हुआ एक घटनाक्रम है? क्या उत्तर प्रदेश के भी कोई संकेत मिल सकते हैं चुनाव के मद्देनज़र, बीएसपी प्लस कांग्रेस? देखिए, मैं चूँकि उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और बहन मायावती जी को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ की पॉलिटिक्स को भी जानता हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट अभी नहीं करूँगा। मेरा ये मानना है कि अभी वक्त आने पर ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन आज बहुत ही अच्छा आपके यहाँ बहस हुई, और पुष्पेंद्र जी ने और इवन संबित पात्रा भी अपना पक्ष बहुत कायदे से रख रहे थे, मुझे खुशी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जो सभी को सोचने की है। मेरे ख्याल में हमको कभी कभी पार्टी से ऊपर उठ करके कुछ बातों पर कभी ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए। देखिए, बुमई केस के अंदर भी हुआ था और आज फिर हुआ है। इसमें जो लेजिस्लेचर की भद उड़ी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये समझना चाहिए कि हम ऐसे हालात पैदा न करें जिससे आपको जाकर के जुडिशरी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होना चाहिए। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों का अपने अपने पिलर्स हैं। एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन अपनी काम कार्यशैली अलग अलग है। और जब किसी एक को दूसरे की मदद करनी पड़े या मदाखलत करनी पड़े तो मेरा ख्याल है वो चिंता का विषय होता है। पिछले दिनों में जो हालात हुए 2 महीने के अंदर, उसके अंदर कोर्ट जिस तरह से इन्वॉल्व हुई है, उससे मैं समझता हूँ कि एज ए होल जो पॉलिटिकल क्लास है, ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको जिस अंदाज से टैकल किया है, उनको सोचने की ज़रूरत है। और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं ये उत्तराखंड में गया ही इसलिए था ताकि लोगों को मालूम कर सके कि भाई उनकी सोच क्या है। और मैंने बहुत ईमानदारी के सामने रखी, और उसको पुष्पेंद्र जी जो वहीं के रहने वाले उन्होंने भी कंफर्म किया। मेरा ये मानना है कि कल को इलेक्शन होगा तो बीजेपी को, जो कभी ये शायद सोच सकते थे कि वहां उनकी सरकार बनती है, अब किसी हालत में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि काफी दुख हो रहा है आपको और इस बात अगर का कि सरकार बीजेपी गिर की सरकार नहीं जाती बन तो पाएगी। 200% उनकी सरकार नहीं बनती। मीम साहब, लास्ट कमेंट संबित पात्रा जी।
देखिए अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पुष्पेश जी ने एक बात कही और सबको ही मानेंगे कि उन्होंने कहा कि स्पीकर की भी गलती रही, गवर्नर की भी गलती रही और केंद्र सरकार ने शायद कोई गलती की। मैं कहता हूं कि द ओरिजिन ऑफ द ट्रबल स्टार्ट्स विद द स्पीकर। अगर स्पीकर का कंडक्ट क्वेश्चनेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक अलग विषय है, मगर थोड़ी देर के लिए आप उससे बाहर निकलकर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि स्पीकर ने आखिर ये किया क्यों। कहीं ना कहीं स्पीकर के ऊपर दबाव, एक गलत इंटेंशन का जो कि सरकार का और हरीश रावत का था, उसका असर पड़ा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अभी मीम साहब चुनावी परिणामों के विषय में कह रहे थे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फ्रॉम अ रॉन्ग इंटेंशन गुड कैन नेवर कम आउट। अगर आपकी सोच गलत है, आपके इंटेंशंस गलत हैं, तो उससे अच्छाई उभर के तो नहीं आने वाली है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हरीश रावत जी ने रॉन्गली इन्फ्लुएंस किया स्पीकर को मगर उसका अंजाम अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सत्य का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और आप भी जानते हैं कि स्पीकर ने गलती की। यही रूल आप पर भी अप्लाई होगा। बस लास्ट एक सेंटेंस। हाँ, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब वॉइस वोट से पारित हुआ कॉन्फिडेंस वोट फडणवीस का महाराष्ट्र में, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। स्पीकर का डिसीजन। बिल्कुल। जब स्पीकर ने आधार कार्ड को मनी बिल बना दिया तो अपर हाउस में बीजेपी का ये तर्क था कि तो स्पीकर का फैसला, हाउ कैन यू क्वेश्चन इट। और अब जब संविधान के हिसाब से सवाल हो रहा है जी, मैं ये मानता हूं और मैं बहुत विनम्रता से समित से भी कहना चाहता हूं, समित जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है ना, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, वो कभी कभी आपको उसका ध्यान देके बात करनी चाहिए। अगर आप स्पीकर को एज अ विलन पेंट करेंगे यहाँ पर, तो आप इनवाइट कर रहे हैं जुडिशियल इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये मत कीजिए। और अलग-अलग जो आपको भी कभी-कभी भारी पड़ सकता है। उनकी शक्तियां बिल्कुल अलग होनी चाहिए। एग्जांपल सामने है। माफी चाहती हूँ, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।